हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था संसाधन और विकास, चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट में संसाधन और विकास। संसाधन और विकास, ठीक है। इसमें हम पिछली क्लास में संसाधन की परिभाषा एवं संसाधनों के प्रकार के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। साथ में ही कुछ शब्दावलियाँ थी, सतत पोषणीय विकास, रियो डी जेनेरो जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एजेंडा 21 क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अगला जो हमारा टॉपिक है आज संसाधन नियोजन, ठीक है। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन। देखिए संसाधन नियोजन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संसाधनों के नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। संसाधनों के नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का क्या कर सकते हैं, विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में इन संसाधनों का वितरण सभी जगह क्या है, समान नहीं है, ठीक है। सभी जगह संसाधनों का वितरण सभी जगह समान नहीं है, सभी जगह एक समान नहीं है, ठीक है। एक जगह एक समान नहीं है, ठीक है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज हैं, ठीक है। कई राज्यों के पास तो बहुतायत मात्रा में खनिज भंडार उपलब्ध हैं और कई राज्यों के पास खनिजों भंडार का अभाव है। तो कई राज्यों के पास पेयजल सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। और कई राज्यों के पास जल की कोई कमी नहीं है, पेयजल सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रांतों में क्या है, प्रचुर मात्रा में खनिजों एवं कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मूल विकास की वहाँ पर क्या है, कमी पाई जाती है, ठीक है। वहाँ पर मुख्य विकास की कमी है, अन्य संसाधनों का अभाव है, ठीक है। इसलिए इन क्षेत्रों का सही उपयोग या सही विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसे में होने वाली समस्या को हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये समस्याएं संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए दूर की जा सकती है, ठीक है। अब ये संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन आगे है। भारत में संसाधन नियोजनों की मदद से या संसाधनों की मदद से समुचित विकास के लिए यह ज़रूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल एवं संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। किसी भी प्रकार की योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, किसी प्रकार की योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल एवं संस्थागत सुधार, ठीक है। संस्थागत सुधार जैसी बातों का ध्यान रखना क्या है, ज़रूरी है। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन के जो मुख्य बिंदु हैं, भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन
के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। मुख्य बिंदु निम्न है। कौन कौन से हैं देखिए, भारत में संस्थागत नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला बिंदु है पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करके पूरे देश में या पूरे देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान करके उनकी सारणी बनाना, उनकी एक सारणी या तालिका बनाना, ठीक है, सारणी बनाना, ठीक है। संस्थागत नियोजन का पहला बिंदु है भारत में पूरे देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान करके उनकी सारणी या तालिका बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद में उपयुक्त कौशल, ठीक है, उपयुक्त कौशल एवं टेक्नोलॉजी एवं संस्थागत ढांचे टेक्नोलॉजी तथा संस्थागत ढांचा का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन करना, ठीक है। अगला है संस्थागत नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना, ठीक है। संस्थागत नियोजन एवं विकास नियोजन के बीच संस्थागत नियोजन एवं विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बिठाना, ठीक है। इस प्रकार से भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख बिंदु हैं, ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जिनके माध्यम से संसाधनों का नियोजन करना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद में है संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण देखिए बेटा, संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधनों के दोहन एवं कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। संसाधनों के दोहन के कारण कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही है, जिसके कारण गांधी जी का मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति के कारण ही दुनिया में क्या हो रहा है, संसाधनों का क्षय हो रहा है, ठीक है। आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण ही
शोषण, आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषण मूलक प्रवृत्ति के कारण ही संसाधनों का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, संसाधनों का निरंतर नुकसान हो रहा है, उनकी कमी हो रही है। ठीक है, गांधी जी इन अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। ठीक है, गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे, मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधनों का जो अत्यधिक दोहन किया जा रहा है उसके खिलाफ थे, एवं उसकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की क्या करते थे, वकालत करते थे कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अत्यधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए, एवं जन संसाधन या जन समुदाय के द्वारा एक उचित उत्पादन किया जाना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता के अनुरूप ही संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसकी वकालत करते थे। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है, यदि इन्हें अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तथा हमारा अस्तित्व भी क्या होगा, धीरे धीरे खतरे में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए संसाधनों का संरक्षण क्या है, बहुत ज़रूरी है। संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधनों के व्यवस्थित तरीके से संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधनों के व्यवस्थित संरक्षण की वकालत 1968 में की गई थी। किसके द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा, क्लब ऑफ रोम। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के व्यवस्थित तरीके से संरक्षण की वकालत की थी। ठीक है, उसके पश्चात 1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। ठीक है, किसने की है, 1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक, किसने, सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक कौन सी है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, पुस्तक में, ठीक है, सोमेश्वर ने 1974 ईस्वी में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन की फिर पुनरावृत्ति की थी। गांधी जी के दर्शन, गांधी दर्शन की पुनः पुनरावृत्ति की पुनः पुनरावृत्ति। ठीक है, किसके द्वारा की गई, सोमेश्वर के द्वारा 1974 ईस्वी में। ठीक है, इसके पश्चात 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। ठीक है, इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। कौन सी रिपोर्ट ने, 1987 की जो रिपोर्ट थी। ठीक है, 1987 की रिपोर्ट ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट, 1987 की ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट ठीक है, 1987 की ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसके पश्चात जब सतत पोषणीय विकास की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई, उसके बाद में 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन, जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात आगे है भू संसाधन।
भू संसाधन। ठीक है, देखिए बेटा, प्राकृतिक संसाधनों में भू संसाधन भी क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि पर हमारे जीवन को आदान प्रदान, भूमि हमारे जीवन को क्या करती है, एक आधार प्रदान करती है। ठीक है, इसी पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं सभी प्रकार के संचार व्यवस्थाएं आधारित है। ठीक है, लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग एवं सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से कार्य होना जरूरी है। ठीक है, भारत में कई तरह की भूमि है, जैसे कि पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, एक आरेख के आधार पर हम समझेंगे भूमि को, यहाँ पर किस प्रकार के उच्चावच हैं। ठीक है, जो मुख्य आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र आता है भारत की भूमि का, उसमें यहाँ पर लगभग 43% भाग 43% भाग किसके अंतर्गत आता है, मैदानी भाग के अंतर्गत। ठीक है, 43% भाग मैदान और 30% भाग पर्वत। ठीक है, तीस प्रतिशत भाग पर पर्वत। ठीक है, और शेष 27% भाग पर क्या है, पठार है। ठीक है, तो भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ों के रूप में है, भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ों के रूप में है, तथा भारत की कई नदियों का उद्गम इन्हीं पहाड़ों से होता है, कई नदियों का उद्गम इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से होता है। ठीक है, और लगभग 43% भू क्षेत्र मैदानी है, जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए क्या है, सुविधाजनक है। 43% भाग जो मैदानी भाग है वो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए क्या है, सुविधाजनक है। ठीक है, तथा यहाँ पर जो 30% भाग है जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से कई प्रकार की नदियाँ निकलती है। ठीक है, तथा 12मासी नदियों के प्रवाह मार्ग को भी ये सुनिश्चित करते हैं पहाड़ी क्षेत्र, एवं पर्यटन विकास की अनुकूल परिस्थितियां भी ये पहाड़ी क्षेत्र क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र ये पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और देश के लगभग 27% भाग पर क्या है, पठारी क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है, इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन एवं वनों का क्या है, अपार संचय पाया जाता है। यहाँ पर खनिज संसाधन, जीवाश्म ईंधन एवं वनस्पति। ठीक है, जीवाश्म ईंधन एवं वनस्पति या वनों का बहुतायत मात्रा में संचय है। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र ये क्या है, पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन विकास, ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार की नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं। नदी प्रवाह के मार्ग सुनिश्चित करती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र नदी प्रवाह के मार्ग सुनिश्चित करते हैं।
ठीक है, पर्यटन विकास को बढ़ावा देते हैं या पर्यटन विकास की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ठीक है, एवं मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र मुख्यतः कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है, के विकास के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, इस प्रकार से इनके अलग अलग महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ठीक है, आगे है बेटा भूमि उपयोग या भू उपयोग। भू उपयोग, ठीक है, भू उपयोग देखिए, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से पूरा किया जाता है, जैसे वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ठीक है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में क्या क्या है, दो प्रकार की भूमि होती है, एक तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, एक तो बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि वे भूमि जिसमें किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की जाती है या फिर वह क्या है, उपजाऊ नहीं होती है, ऐसी भूमि बंजर या कृषि अयोग्य भूमि कहलाती है। दूसरा है गैर कृषि प्रयोजन के लिए भूमि, जैसे कृषि के अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, इमारतों का निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योग आदि के लिए भूमि। ठीक है, एक बार इनका वर्गीकरण देखते हैं भूमि उपयोग का। निम्नलिखित उपयोग के दृष्टि से या निम्नलिखित उद्देश्य उपयोग के उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। सबसे पहला है वन। ठीक है, जो भूमि का उपयोग होता है वनों के लिए। दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ठीक है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ठीक है, इस प्रकार की भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि भी। ठीक है, पहली है कौन सी, बंजर भूमि। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं होती है, कृषि के योग्य भूमि नहीं है, जो कि जिसकी उर्वरता शक्ति क्या है, बिल्कुल समाप्त है, ऐसी भूमि बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि कहलाती है। ठीक है, दूसरी है गैर कृषि योग्य। गैर कृषि योग्य भूमि। गैर कृषि योग्य भूमि। ठीक है, गैर कृषि योग्य भूमि, इसमें क्या है, जो कि कृषि के अलावा अन्य कार्यों के उपयोग में ली जाने वाली भूमि। ठीक है, जिसमें खेती का कार्य न किया जाकर क्या किया जाता है, इमारतों का निर्माण। ठीक है, सड़कें एवं उद्योग स्थापित होते हैं, ऐसी भूमि गैर कृषि योग्य भूमि कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद में आती है परती भूमि। परती भूमि। ठीक है, परती भूमि। ठीक है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में आती है, अन्य कृषि अयोग्य भूमि में आती है एक तो अस्थायी चारागाह। स्थायी चारागाह है। ठीक है, अब परती भूमि है जिसमें कृषि अयोग्य भूमि होगी, वो स्थायी चारागाह है। अब स्थायी चारागाहों में क्या कृषि करना संभव
वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कृषि नहीं की जाती है। तो इस प्रकार की परतीय भूमि जो कि अस्थायी कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, अस्थायी कृषि योग्य भूमि है, जिसमें चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि होती है। चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि, ठीक है, अन्य गोचर भूमि होती है, ठीक है। दूसरी होती है विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा वृक्ष फसलों, मतलब जो क्या होते हैं, वन होते हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं वृक्ष फसलों जो कि क्या होते हैं, वृक्ष फसलों, वन, छोटे छोटे वन उगाए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, नर्सरी भी कहते हैं, ठीक है। एवं उपवनों के अधीन भूमि, उपवनों के अधीन उपवनों या बाग बगीचों के अधीन भूमि, ठीक है। ये भी क्या है, परती एवं अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, ठीक है। विभिन्न वृक्षों एवं वन या नर्सरी, ठीक है, नर्सरी, जो नर्सरी होती है उसमें छोटे छोटे वन उगाए जाते हैं, वन फसल की जाती है, ठीक है। तो ऐसी भूमि भी क्या है, परती भूमि एवं अन्य कृषि अयोग्य भूमि होती के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक है, इसी में आती है आगे कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक है, जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती नहीं हुई हो, ठीक है, 5 साल या 5 साल से अधिक हो गए हो, कृषि योग्य भूमि है, लेकिन वहाँ पर क्या है, 4-5 वर्षों से खेती नहीं हो रही है, ऐसी भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है, ठीक है। यह है परती भूमि के अतिरिक्त के अलावा कृषि अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है। नेक्स्ट है परती भूमि, परती भूमि, ठीक है। इसमें ये हो ही गए परती भूमि के अलावा कृषि अयोग्य भूमि में स्थायी चरागाह, गोचर भूमि, विभिन्न वृक्षों, नर्सरी, उपवनों के अधीन भूमि, ठीक है, एवं कृषि योग्य बंजर भूमि जो कि 4-5 वर्षों में क्या की जा रही है, वहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। एक स्थायी रूप से खेती न करके 4-5 वर्षों में की जाने वाली खेती यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में परती भूमि जो कि वर्तमान में क्या है, परती भूमि है, परती भूमि के रूप में है, वर्तमान में खाली है, वर्तमान में खाली है, अर्थात परती छोड़ दी गई है, परत के रूप में छोड़ दी गई है, जहाँ एक कृषि वर्ष तथा उससे कम समय में खेती न की गई हो, ठीक है। परत रूप में मतलब 1 साल खेती करने के बाद में उसे क्या खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसी भूमि वर्तमान परती भूमि के रूप में जानी जाती है, ठीक है। फिर है वर्तमान परती भूमि के अलावा एक अन्य परती भूमि या पुरातन परती भूमि होती है, पुरातन परती भूमि, ठीक है। पुरातन परती भूमि में क्या होता है, 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती नहीं की गई होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कृषि योग्य बंजर भूमि है जिसमें क्या की जाती है, 5 से अधिक साल तक खेती नहीं की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से पुरातन परती भूमि भी क्या है, 5 साल से खेती नहीं की गई हो, वह भी पुरातन परती भूमि कहलाती है। लगभग एक समान चाहिए कृषि योग्य बंजर भूमि और पुरातन परती भूमि, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। संपूर्ण भूमि में जो शुद्ध रूप से जो खेती करने योग्य क्षेत्र है, ठीक है। कृषि कार्य या एक कृषि वर्ष में एक बार में अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध या निवल बोए गए क्षेत्र में
जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए खेत को, ठीक है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे बेटा, भारत में भू उपयोग प्रारूप। ठीक है, भारत में भू उपयोग प्रारूप के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू बेटा।